हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके? अब तक हमने क्या पढ़ा? देखो एक बार उसको समरी कर लेते हैं थोड़ा सा फिंगर टिप्स पे। अब तक हमने पढ़ा था सबसे पहले सिस्टम, ठीक है। सिस्टम पढ़े। सिस्टम होते हैं तीन तरीके के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। खुला तंत्र, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कैसा होता है? जिसमें हीट और मैटर, मतलब बर्तन को गर्म भी करते चले जा रहे हैं और उसका मैटर भी ऊपर से ट्रांसफ़र होता चला जा रहा है। हीट और मैटर दोनों चीज़ें क्या होती हैं? ट्रांसफ़र होती हैं, सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज होती रहती हैं, ठीक है ना। यानी दोनों खर्च होते हैं। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में केवल हीट का ही ट्रांसफ़र होगा, मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें ना तो हीट का ट्रांसफ़र होता, ना ही मैटर का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। और उसके बाद हमने पढ़ा था सिस्टम के अंदर होने वाली प्रोसेजेस। सिस्टम के अंदर कौन कौन सी प्रोसेज होती हैं? दो तरीके से प्रोसेज हो सकती थी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है ना। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल दो तरीके की प्रोसेस भी कितने तरीके से हो सकती थी। कंडीशंस क्या थी प्रोसेस के होने के लिए? प्रोसेस की जो कंडीशन होती थी वो हमने आपको बताई थी। एडियाबैटिक हो सकता है कोई प्रोसेस, आइसोथर्मल हो सकता है कोई प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक हो सकता है कोई प्रोसेस, और आइसोएंथैल्पिक हो सकता है कोई भी प्रोसेस, ठीक है ना। आइसोएंट्रोपिक हो सकता है। यानी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो कांस्टेंट रहती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिस्टम को एक्सपेंड होने में, तो वो प्रॉपर्टीज़ प्रोसेस को डिफाइन करती हैं, उस प्रोसेस को डिफाइन करती हैं वो, ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़ा थर्मोडायनामिक फंक्शंस। थर्मोडायनामिक फंक्शन पढ़े। फंक्शन कितने तरीके के होते हैं? स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। फंक्शन क्या चीज़ होती है? फंक्शन वो जो उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करे, है कि नहीं। जो उसके अंदर होने वाले टेम्परेचर के इफेक्ट को जो डिफाइन करती है वो कहलाती है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी दो तरीके की, ठीक है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टी जो सबस्टांस हमारे पास अवेलेबल है उसकी अमाउंट पे डिपेंड करें। जो सबस्टांस हमारे पास अवेलेबल है उसकी अमाउंट पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है क्या कहलाती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? वो प्रॉपर्टी हमारी कहलाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके आधार पर ही हमने क्या बनाए थे? थर्मोडायनामिक फंक्शंस। दो प्रकार के फंक्शंस होते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। कोई भी सिस्टम है जब एक जगह से दूसरी जगह तक एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंशन जो उसका हुआ है वो मान लो इनिशियल और फाइनल केवल स्टेट पे डिपेंड कर रहा, इनिशियल फाइनल केवल स्टेट पर ही डिपेंड करे, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? स्टेट फंक्शन। स्टेट माने अवस्था फलन, अवस्था पर डिपेंड करेगा, इनिशियल फाइनल पे, दो स्टेज पे। दोनों के डिफरेंस से हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो दूसरी चीज़ क्या होती है? पाथ फंक्शंस। दूसरे पाथ फंक्शंस होते हैं। पाथ फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं कि जो उस रास्ते पे डिपेंड करते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक हम एक्सपेंड हुए, इस रास्ते से गए, हो सकता है ऊपर से होके जाएँ, हो सकता है नीचे से होके जाएँ, ठीक है। तो अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेगी हमें। यानी जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ पहुँचना था किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस रास्ते से गए ऊपर गोल गोल घूम के, तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक गए थोड़ा सा कम काम होगा, यहाँ से यहाँ तक नीचे गोल गोल घूम के जा रहे हैं, कुछ और काम करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि हम किस रास्ते से गए। ऐसे फंक्शन जो रास्ते पे डिपेंड करें क्या कहलाते हैं? पाथ फंक्शंस कहलाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। इनके डिफरेंस पढ़े थे कि स्टेट फंक्शन वो फंक्शंस कहलाते हैं जो आइलर रेसिप्रोकलिटी को ओबे करते हैं, और पाथ फंक्शन वो कहलाते हैं जो आइलर रेसिप्रोकलिटी को ओबे नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है जी। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने बताए थे चार नियम होते हैं थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। चार रूल होते हैं थर्मोडायनामिक्स में अब तक। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो सबसे पहले आता है जीरो लॉ। जीरो लॉ बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, लिमिटेड ही है। चार लॉ हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर, और ये जो चारों लॉ जो दिए गए हैं ये लॉज होते हैं आपके यूनिवर्सल, ठीक है। ये चार लॉ जो हैं वो लॉज हैं यूनिवर्सल। यानी ये जो लॉज हैं ये कभी भी फेल नहीं होते। तो आप पढ़िए जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये लॉ हमें क्या बताता है वो देखिए। दिस लॉ स्टेट दैट this law states that if
यानी सिस्टम ए इज इन thermodynamic equilibrium with is in thermodynamic equilibrium with the system B and system B is in thermodynamic equilibrium with another system C, then system A will also be in thermodynamic equilibrium with सिस्टम सी। तो ऐसा समझते हैं, देखिए हम लिखते हैं कोई सिस्टम है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम था बी के साथ, ठीक है, और जो सिस्टम है बी वो किसी नए सिस्टम सी के साथ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, ये जो इक्विलिब्रियम आपको दिख रही है थर्मोडायनामिक है, ठीक है, सिस्टम ए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में बी के साथ, और मान लीजिए बी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है सी के साथ। तो जीरो मतलब बोलता है कि सिस्टम ये दोनों भी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे आपस में। तो ये दोनों सिस्टम है ए और सी भी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे, यही लो है आपका। सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जदर, तो बी सी के साथ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में एंड हैंस ए सी के साथ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, यानी इनके जो बीच का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, इनके और इनका जो भी पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा किसी टाइम पे वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखेगा। इक्विलिब्रियम क्या स्टेज होती है, इक्विलिब्रियम वो स्टेज होती है, देखिए ये जाओ चेंज ऑफ प्रॉपर्टी of reactant products stops। ऐसे सिचुएशन, ऐसी कोई भी कंडीशन जब किसी प्रॉपर्टी का चेंज, जैसे मान लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इसका और इसका टेम्परेचर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो भी हो जाए, इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद जो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम को अटेन करने के बाद इन दोनों का जो टेम्परेचर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद फिर वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम वो स्टेज होती है कि जहाँ से उस प्रॉपर्टी का चेंज रुक जाता है, चेंज होना रुक जाता है, यानी उसका जो चेंज अगर हम देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ये dt का चेंज देखना चाह रहा है, जीरो हो जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अगर ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ए का और बी का जो टेम्परेचर है इक्विलिब्रियम पे है, अब वो कांस्टेंट हो गए, अब वो चेंज नहीं होंगे, और इन दोनों के कांस्टेंट टेम्परेचर भी आपस में कैसे हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो जीरोथ लॉ बोलता है कि इन दोनों के टेम्परेचर भी आपस में कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है, ये जीरोथ लॉ है। जीरोथ लॉ के बारे में इतना ही है, और जीरोथ लॉ में बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है ये, इसके अलावा जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है वो बहुत एडवांस है, ठीक है ना। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो आप ये डेफिनेशन लिख लेना, और बाकी जो आपको मिले पढ़ने के लिए एक बार इसको रीड करना, ठीक है। उसके बाद हम आपको फिर पढ़ाएंगे फर्स्ट लॉ, ठीक है। थैंक यू।